नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर और मैं हूं विवेक लॉ। मिहिर, बहुत हैवी न्यूज़ डे है आज और इन्फोसिस फिर नजरिए में है सबके, खासकर अब जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने चिट्ठी लिख दी है बोर्ड को और LIC ने भी लिखी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक स्टैंड ले रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ऐसी कंपनियां जहां प्रोमोटर्स की ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, इन दैट सेंस स्टैंड भी ले रहे हैं। और अगर आप देखें तो कुछ हद तक ये भी लग रहा है कि द वे थिंग्स आर नाउ फॉलोइंग इन प्लेस, कि शायद वो प्री डिसाइडेड कोई एक ट्रैक है जिस पर पूरा डेवलपमेंट जा रहा है। अब देखिए, पहले कल इनफैक्ट हमने वी बाला से भी बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि जो ओल्ड गार्ड है दे आर इन लव विथ इन्फोसिस और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से इसकी ग्लोरी को रिस्टोर किया जाए और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने को तैयार भी हैं लोग। फिर ये खबर आई कि नंदन नीलकेनी US जाने वाले थे, उन्होंने टाल दिया है वो दौरा। जितने फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने जो लिखा है, इनफैक्ट आपने तो काफ़ी क्लोजली डील किया है उनके मैनेजमेंट के साथ भी एंड इवन ऑन द फंड मैनेजमेंट साइड, तो ये दिस इज मोर और लेस अ फोरगॉन कंक्लूजन नाउ कि नीलकेनी इज कमिंग बैक। क्या ये माना जा लग रहा है ऐसा? बिल्कुल मिहिर, क्योंकि जिस तरह से एक स्टेज सेट किया जा रहा है, उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो हमने भी जैसे लास्ट वीक भी रिपोर्ट किया था कि उन्होंने मुलाकात की नारायण मूर्ति के साथ, उनके घर पर भी बैठक चल रही थी जिस दिन वो कॉन कॉल भी हो रही थी, तो एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक स्टेज सेट किया जा रहा है इनकी वापसी के लिए। अब उसका ऑब्वियसली इमीडिएट रिएक्शन जहाँ तक लगता है आज दिखने को मिलेगा कि पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मार्केट में भी एक ये क्लैमर है कि नीलकेनी को वापस लाइए, मूर्ति को लाइए, लेकिन नारायण मूर्ति ने बहुत कॉन्शियसली सेंसिबली कह दिया है कि भाई अब मैं अगर इस वक्त आऊँगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया। तो अब नीलकेनी का मुझे जहाँ तक लग रहा है, और जिस तरह से जो फंड्स हैं, DIIs हैं, देखिए पहले ये लोग कभी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करते ही नहीं थे, ये लास्ट फ्यू इयर्स से शुरू हुआ है राइट कि म्यूचुअल फंड्स और DIIs जो हैं ये मोर प्रोएक्टिव हो गए। और ये तो ऐसी कंपनी है जहाँ पर इतनी वैल्यू है, इन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और मेरे ख्याल से काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार देख भी लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। इंडिकेटिव टिक्स में अगर हम देखें तो सेंसेक्स करीब 350 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में दिख रहा है। इन्फोसिस पर भी हमने देखा रुझान अच्छा देखने को मिला है, 2.25% की तेजी इन्फोसिस पर है 909 के आसपास। तो हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हमने फास्ट मनी में जो कॉल्स दी थी वहाँ पर क्या संकेत है। गायत्री प्रोजेक्ट्स पहला सौदा जहां पर आप तेजी बना सकते हैं। कल लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ चढ़ा, 178 182 तक के टारगेट्स आज इनिशियल सत्र में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विशाखा इंडस्ट्रीज आज का टारगेट है 550, स्टॉप लॉस 534। तलवलकर्स खरीदते हैं तो 301 का टारगेट अपने रडार पर रखें, 290 के एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। टाटा ग्रुप से जुड़ी जो कंपनी है वहां पर आप फोकस करें। टिन प्लेट पे आज का टारगेट है 150, स्टॉप लॉस 141। साथ साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 98 का टारगेट है, 92 का एक स्टॉप लॉस। लगातार दूसरे हफ्ते इस स्टॉक पे काफी स्ट्रांगली तेजी बनी। GNFC और तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो है वो एक्टिव हैं। आज 289 का टारगेट है GNFC पे, 280 का स्टॉप लॉस। एलेम्बिक फार्मा बंदी का एक उन्होंने बेचा है, 518 का एक टारगेट रहेगा, 500 का एक स्टॉप लॉस। गोदरेज इंडस्ट्रीज और प्रकाश इंडस्ट्रीज पे आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। बतौर सुपरहिट शेयर मैंने शामिल किया है आज ग्रीन प्लाई को, 290 का टारगेट है, 274 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मैंने शुरुआत करी थी, कल लेटर ऑफ द डे में काफी एक्टिव था और इनके जो कोर कारोबार को लेके अच्छी खबरें आ रही है वो भी पॉजिटिव टिक रहा है। 1610 का टारगेट प्राइस लेके इसमें खरीदारी करें। ITI कल बैंकों को लेकर खबर आई थी मर्जर की, अब जो बाकी मर्जर कैंडिडेट्स हैं PSU खेमे में वो भी शायद एक्टिव रहे। 97 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। NCC को पुणे मेट्रो से बड़ा ऑर्डर हाथ लगा 350 करोड़ का, 89 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। बतौर EPS मैंने RCF को चुना है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स कल काफी ज्यादा एक्टिव थे। DBT को लेकर कामकाज काफी तेज है, वही पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। 100 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए। असाई इंडिया ग्लास के प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं 4 लाख, 320 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा DLF जिसकी कल बोर्ड बैठक है रेंटल आर्म में हिस्सा बेचने के लिए, हो सकता है कल का मोमेंटम आज भी सस्टेन करे, तो ये 191 का टारगेट प्राइस, 184 का स्टॉप लॉस रखें। एरोस कल भी काफी एक्टिव था, आज भी जो रिलीफ एरिया जारी रह सकती है। 190 रुपए का टारगेट प्राइस लेके इसमें भी खरीदारी करें। आरकॉम और कैस्ट्रॉल दोनों में बिकवाली कर सकते हैं। कैस्ट्रॉल में तो नतीजे आए हैं वो खराब रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट आज नेगेटिव साइड पर रहेगा। 380 का टारगेट प्राइस होगा। और किलबन इंजीनियरिंग प्रमोटर्स लगातार ओपन मार्केट से हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, 77 का टारगेट प्राइस लेके खरीदारी करें, 69 का स्टॉप लॉस रखें। तो ये वो पिक्स हैं जो हमने आज देखी थी बाजार खुलने से पहले फास्ट मनी में। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आशीष कुकरेजा हमारे साथ हैं, आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं, ब्रिजेश सिंह हैं हमारे साथ।
और टी.एस. हरियर हमारे साथ हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिस्टर चतुर्मोता, आप बताइए कि कल हमने देखा अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग खासकर क्लोजिंग के आसपास देखने को मिली भी थी। आज एक्सटेंड होने की उम्मीद है, एटलीस्ट जो इंडिकेटिव टिक्स है उसमें बायस तो पॉजिटिव लग रहा है। गुड मॉर्निंग मिहिर, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है क्योंकि कल एक लास्ट 3-4 दिनों में एक अच्छा बेस जो है वो 9750 के आसपास बन चुका है और 9850 के पार जैसे बाजार ने क्रॉस किया तो एक अच्छा डेटा ये देखने को मिला है कि जो कॉल ऑप्शंस की राइटिंग है वो 9900 से शिफ्ट हो चुकी है 10,000 के तरफ। और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि जो 9700 पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी वो 9800 पे देखने को मिल रही है। तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि लोअर लेवल्स पे जो बेस है वो 9800 के आसपास शिफ्ट हो चुका है। जब तक अब 9800 के लेवल्स ब्रीच नहीं होते, मुझे लगता है ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा और ऊपर में मुझे लगता है स्लोली बाजार 9950 के लेवल्स को छू सकता है। आशीष कुकरेजा पे भी चलते हैं। 2 आशीष हैं आज, तो थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पूरा नाम देना पड़ेगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग आशीष। ये बताइए कि इन्फोसिस पर नजर रहेगी आपकी, ये जो चल रहा है पूरा के नीलेकनी शायद वापस आ जाएं, इससे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए स्टॉक पर। गुड मॉर्निंग विवेक, आप आज हम पहली बार आपसे बात हो रही है। ये यहाँ पर हमेशा होता है, आशीष 2 ही रहते हैं हमेशा यहाँ पे। कई बार 2-2, 3-3 विवेक भी हो जाते हैं तब और भी प्रॉब्लम हो जाती है। राइट। सो देखिए, नजर तो जरूर रहेगी। अब एक ही वर्ड है मेरे दिमाग में कि डैमेज कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो एक एकदम इन्फोसिस के तरीके से हो रहा है। फटाफट खबरों की झड़ी लग रही है कि अब ये कहना कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बायबैक एंड नंदन नीलेकानी, ऑब्वियसली यू नाउ नो कि एकदम से कुछ इराटिक रिएक्शन डाउनसाइड अब आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमारे सामने आया पिछले कुछ दिनों में वो तो इतना खराब था कि पूरा ही सिनेरियो स्टॉक के लिए बदलने जा रहा था। लेकिन अब यही है कि आप ये एक्सपेक्ट करना कि समझ लीजिए कि नंदन नीलेकानी जी आ जाएं और ये स्टॉक वापस से एक बहुत आप 1100 1150 के टारगेट देने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो भी अब डैमेज हुआ है उसको मेरे को ऐसा लगता है कि कंट्रोल करने में नहीं तो 6 महीना 1 साल जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस फैक्टर की वजह से डैमेज कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं आज संकेत जिस तरह के हैं। इन्फोसिस तो है ही करीब 0.25% ऊपर 893 के आसपास। जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है हरी, उस पर आप क्या करेंगे? कल हमने अच्छा मूव देखा था सारे ही पीएसयू बैंक्स पर, खासकर जो कंसोलिडेशन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और उसका रोड मैप भी आ गया है। उसके बाद पीएसयू बैंक्स पर व्यू क्या है आपका? मिहिर, आई थिंक आप कल के कैबिनेट अप्रूवल का टेक्स्ट पढ़ोगे तो आई थिंक 2 बातें सामने आ रही है। एक तो ये है कि नेशनल लेवल कंसोलिडेटेड बैंक्स बनाए जाएंगे और दूसरे रीजनल लेवल बैंक्स बनाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे यूको इलाहाबाद ईस्टर्न साइड में, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक बैंगलोर और कर्नाटका की तरफ। तो रीजनल ये जो बैंक्स है मेरे ख्याल से इन पे इमीडिएटली ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो आई वुड बिलीव दैट आपको स्टॉक्स लाइक सिंडिकेट, विजया, कैनरा, आई थिंक ऐसे बैंक्स खरीदना चाहिए जहां पे आपको इमीडिएटली रीजनल कंसोलिडेशन के प्रोस्पेक्ट ज्यादा दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार लिकर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। आज संकेत जो क्लैरिफिकेशन आया है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद उम्मीद बनी हुई है कि आज इन सारे ही स्टॉक्स में रुझान अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी मिस्टर चतुर्मोता कोई कॉल है क्या यहाँ पर? किस स्टॉक पे में? लिकर स्टॉक्स पर? नहीं, लिकर पे तो देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई विशेष ध्यान नहीं, बट डेफिनेटली रेडिको खेतान के अंदर में बहुत एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है ये स्टॉक अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जरूर नजर आ रहा है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 190 से 200 तक के टारगेट्स आने वाले 2 महीने के अंदर में मुझे लगता है रेडिको खेतान के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। हरी, टाटा स्टील ने जिस तरह से कल कहा है कि वो चाहते हैं कि एसआर स्टील को खरीदें, ये एक स्टॉक होगा जो आपकी नजर पे रहेगा? बिल्कुल विवेक, आई थिंक ओवरऑल स्टील और मेटल सेक्टर में आई थिंक टाटा स्टील हैज बीन वन ऑफ आवर टॉप पिक्स
और जब टाटा ग्रुप का चेयरमैन चेंज हुए थे, जब व्हेन मिस्त्री वेंट आउट एंड चंद्रशेखर केम इन, आई थिंक एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये हुआ कि टाटा स्टील का फोकस शिफ्टेड फ्रॉम अ यूरोपियन फोकस टू इंडियन फोकस। तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स पे टाटा स्टील बहुत बड़ी तरीके से फोकस कर रहा है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक जो एसआर स्टील का एक्विजिशन प्रपोज कर रहे हैं, दैट कुड बी अ बिग पॉजिटिव फॉर टाटा स्टील। हरी, आपसे इन्फोसिस पर नहीं पूछ पाए, आपकी क्या राय है जो चल रहा है इन्फोसिस? Vivek, frankly, I would hope that it gets resolved fast because ये जो नंदन नीलेकनी की बात कर रहे हैं, मेरे एक ही कंसर्न है कि वो किस कैपेसिटी में आएंगे। बिकॉज यदि वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या एडवाइजर के कैपेसिटी में आएंगे और आपका यू विल कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग मिस्टर प्रवीण राव सीईओ, तो आई थिंक फिर से वो रिफ्ट्स आने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप प्रमोटर ग्रुप को वापस ला रहे हैं, तो यू ब्रिंग इन नीलेकनी, ऑल्सो ब्रिंग इन अदर प्रमोटर्स एज डायरेक्टर्स एंड टेक इट बैक टू द प्रमोटर ड्रिवन मैनेजमेंट रादर देन गोइंग इनटू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आई थिंक एक ड्रास्टिक शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी शायद इन्फोसिस के वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ सकता है। इस बीच इस पूरे विवाद पर हमने इन्फोसिस के वेटरन वी बालाकृष्णन से बात की, जो कि कंपनी के CFO रह चुके हैं, और हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये कहा कि पिछले 1 साल में जो खराब प्रदर्शन है उसके चलते विशाल सिक्का ने इस्तीफा दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर सिक्का का मूर्ति पर आरोप लगाना गलत है। दरअसल जो उनका परफॉर्मेंस था उसकी वजह से वैसे भी उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ता, और ये एक बहानेबाजी है कि फाउंडर्स की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। So it's all speculative at this point of time, but if the speculation is true and if he comes back, that will be very good for all the stakeholders of the company. Because today what has happened in the company is the board has let down his investors. We need serious restructuring of the board. We need a face who can come and head the board and give confidence to all the stakeholders. So if Nandan comes back, that will be a very good news for all the stakeholders. See, we will all do what is right for Infosys because we all love it in institution. We have both financial and emotional investment in the company. We'll all do what is right for the company. That right this point of time, some people are willing to come back, some people are not willing to come back. I think it's all evolving. Let's see what happens. खैर, इसमें इन्होंने ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया, जो जवाब इन्होंने दिया है इसमें। आज टेक्निकली ब्रिजेश, इन्फोसिस पर क्या करना चाहिए? 910 के आसपास है, प्री ओपनिंग में 910 के आसपास, तो फिर यही है कि 930 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। एनी क्लोजिंग और एनी ट्रेडिंग अबव दैट, अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो आपको 960 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कीजिए फॉर द लेवल ऑफ 990। सपोर्ट बतौर मैं यही कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 845 850 का अच्छा सपोर्ट एक है। अगर 900 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली एक बार पोजीशन बनानी चाहिए, और जो इमीडिएट लो था उसका स्टॉप लॉस लेके लुक फॉर द टारगेट ऑफ 990 इन कमिंग वीक्स टाइम फ्रेम। ब्रजेश, ओवरऑल निफ्टी पे आपकी अब क्या राय बन रही है लेवल्स पर? खासकर आपको लग रहा है कि अब ये करेक्शन जो है डन है और अब जो रुझान है थोड़ा पॉजिटिव होगा अगले कुछ दिनों में? देखिए विवेक जी, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि एक दायरे में ही ये ट्रेड कर रहा है। अभी भी वो दायरा इंटैक्ट है। नीचे में 9700, ऊपर में 9900। तो एनी हाउ कल के जो बाइंग हुई है उसको देख के तो लगता है कि एक बार हम 9900 को क्रॉस करता हुआ देखेंगे। बट फर्स्ट इंडिकेशन वुड बी इफ इट क्रॉस 9900 देन विल अज्यूम दैट कि जो प्रीवियस स्विंग हाई था 9940 उसको अचीव होता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड फ्लैट टू पॉजिटिव हो जाएगा एक बार 9900 के ऊपर ट्रेड करेगा। टिल द टाइम भी 9900 ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करता है, तो आप यही मान के चलिए कि 9900, और इस समय जो दायरा नीचे का वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो 9800 आ गया है। तो एक 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल, तो 100 पॉइंट के दायरे में ट्रेड कर सकता है, पर वो भी दायरा बुरा नहीं है 100 पॉइंट का भी। आप देखिए 9881 पर है और ये 9880 के ऊपर निकलेगा। वैसे ही जो कंफर्ट लेवल है मार्केट का वो और बढ़ेगा अगर इन लेवल्स के आसपास सस्टेन करता है और 9900 को टॉप करने की कोशिश करता है। तो इंडिकेटिव टिक्स में तो हमने देखा निफ्टी 28 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स 105 पॉइंट ऊपर रुके थे, लेकिन निफ्टी बैंक ये करीब 1/4% ऊपर। देखना ये होगा कि जो BSU बैंक है वो क्या आज भी आउट परफॉर्म करते हैं। जैसे हरी बता भी रहे थे कि जो
मिड कैप बैंक्स हैं बीएसयूज में, उनमें अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। साथ ही ऑब्वियसली लेकर, इन्फोसिस, ये सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जिस पर आज दिन भर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो शुरुआत है वो मिक्स्ड इंटरनेशनल क्यूज के बीच पॉजिटिव होते हुए 24 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुला है। 9873 का लेवल इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। तो 20-21 अंकों की मजबूती इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स करीब 86 पॉइंट्स ऊपर है, 31,655 का लेवल यहाँ पर है। निफ्टी बैंक ये मामूली सी मजबूती के साथ है। इनफैक्ट अब देखिए ये लाल निशान में भी चला गया, लेकिन इन्फोसिस आज निफ्टी का टॉप गेनर है। ये 1.5% ऊपर 905 का लेवल इस समय इन्फोसिस पर देखने को मिल रहा है। और बाकी गेनर्स जो हैं इसमें वेदांता है, टाटा पावर है, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी इटसेल्फ की जो तेजी है ना वो थोड़ी सी थिन है इस समय। अब देखिए 12-13 अंकों की ही मजबूती है एंड बारिंग इन्फोसिस बाकी कोई भी काउंटर ऐसा नहीं है जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहा हो। टाटा पावर ज़रूर है 1-8% ऊपर, पर वो इंडेक्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। तो निफ्टी है करीब 12 पॉइंट ऊपर, लेकिन इन्फोसिस ये करीब 1.5% ऊपर। अब जिन पॉकेट्स में बाइंग एक्सपेक्टेड है एक बार उनको देख लेते हैं। सारे ही एक तो लिकर स्टॉक्स, यहाँ पर आज अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड था भी और देखने को मिला भी है जिस तरह की ओपनिंग यहाँ पर हुई है। ये जो क्लैरिफिकेशन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसे अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक उनके लोकेशन को लेकर जो विवाद था हाईवे की वेसिनिटी को लेकर, वो एटलीस्ट विद इन द सिटी लिमिट्स सुलझ गया है। तो उसका सीधा इम्पैक्ट आप देखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स 3.25% ऊपर है, जीएम ब्रूअरीज 3.5% ऊपर है, रैडिको खेतान, इनफैक्ट मिस्टर चतुर्मुता की पिक भी थी ये करीब 3.25% ऊपर, पायोनियर, सोम डिस्टिलरी, सारे ही काउंटर्स इनफैक्ट अच्छा मुंह दिखाते हुए। साथ ही शुगर स्पेस पर भी आज अच्छा मोमेंटम है। आप शुगर स्टॉक्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा रुझान देखने को मिला है। हमने इंडिकेटिव में भी देखा था, संकेत अच्छे थे और अभी भी आप देखिए यहाँ पर रुझान ठीक देखने को मिल रहा है। बलरामपुर चीनी लीड करते हुए करीब 2.25% ऊपर। पीएसयू बैंकिंग स्पेस को देख लेते हैं। पीएसयू इंडेक्स जो है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, वो एटलीस्ट जो निफ्टी बैंक है उसके मुकाबले उम्मीद थी कि आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एसबीआई लाल निशान में है, पीएनबी ये करीब 1.25% नीचे है। इनफैक्ट छोटे बैंक्स जो हैं वहाँ पर भी शुरुआत में एटलीस्ट कोई बहुत खास गेंस देखने को नहीं मिले हैं। सेंट्रल बैंक ज़रूर है जो कि करीब 1-8% ऊपर है और साथ ही यूको बैंक एंड आईओबी ये हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ओपनिंग सेटअप है। मिस्टर चतुर्मुता क्या कहेंगे ओपनिंग पर आप? निफ्टी अब बस 7 पॉइंट ऊपर है। मेरे जैसे मैंने कहा 9800 पे एक अच्छा बेस बाजार का बन चुका और मुझे लगता है जैसे डिप आती है आज, क्योंकि गैप थोड़ा सा खुला था और वो गैप को फिल करने की कोशिश बाजार कर रहा है, बट मुझे लगता है 9820 9830 के आसपास बाजार वापस एक स्टेबिलिटी के मोड में आएगा और वहां पर मुझे लगता है वापस से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। 9800 के लेवल्स मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो बाय ऑन डिप्स की एक रणनीति बाजार में रखिए। मुझे लगता है 9930 तक के स्तर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आशीष, ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे जिन पर आपकी रिकमेंडेशन है इस वक्त टू एंटर? देखिए मुझे लगता है सीमेंट स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और उसके अंदर में अंबुजा सीमेंट, डालमिया भारत, ये 2 स्टॉक्स है जो रडार में है। खास तौर पे अंबुजा सीमेंट जिसके अंदर एक मेजर ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे 275 के ऊपर देखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छा बिल्डअप पोजीशंस का देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक 310 320 के स्तर आने वाले समय में दिखा सकता है। यहाँ एक लॉन्ग पोजिशन आप बना सकते हैं। कैश सेगमेंट में मुझे लगता है कल्पतरु पावर आज एक स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, जहां पर एक मेजर ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पे 362 के ऊपर देखने को मिला है। मुझे लगता है 2007 में इसका हाई बना था 400 के आसपास और मुझे लगता है ये स्टॉक अब उस प्रीवियस हाई को क्रॉस करके कहीं ना कहीं 420 430 के स्तरों को छू सकता है। तो मुझे लगता है पोजिशनल ट्रेड की नजर से कल्पतरु पावर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक करंट लेवल्स पे नजर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए एक बात देख लेते हैं जो मिड कैप के गेनर्स हैं ना सारे, उसमें अब देखिए एक तो यूनाइटेड ब्रूअरीज है जो कि टॉप गेनर है इस समय, 2% ऊपर है ये। साथ ही एलेम्बिक फार्मा है जो कि 1.5% ऊपर है। एनसीसी, कंसाइन एरोलैक, रैमको सीमेंट्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कैडिला हेल्थ केयर, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। बायोकॉन आज ठीक मूव दे रहा है, करीब 0.5% ऊपर ये है। पेट्रोनेट, इस काउंटर पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। अब जो कैश के गेनर्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, उन स्टॉक्स को देखते हैं। एक तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ग्लोबल स्पिरिट्स है, ये करीब 12% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है।
फ्यूचर ग्रुप के कुछ एक स्टॉक्स है जहां पर आज भी ठीक रुझान देखने को मिल रहा है, अच्छी वाइब्रेंसी है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा GM ब्रूरीज अब ये 6.25% ऊपर है। वॉल्यूम्स कुड हैव बीन बेटर, अभी वॉल्यूम्स इतनी अच्छी नहीं है पर हाँ मजबूती है। अब प्राज इंडस्ट्रीज एक काउंटर है जो कि करीब 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, मतलब एवरेज जो वॉल्यूम्स होती है उससे काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स है जो कि मूव कर रहा है, ये करीब 4% ऊपर है। साथ ही ITI के काउंटर पर आज वॉल्यूम्स के साथ करीब 4% का मूव देखने को मिल रहा है। ब्रिजेश, कोई स्टॉक्स पर आपकी नज़र पड़ी क्या? देखिए, सुबह डिम्पी जी और दीपाली जी से बात हो रही थी तब मैंने लिकर स्टॉक्स में यूनाइटेड स्पिरिट कहा था कि जिस हिसाब से मूवमेंट दिखा रहा है एक बार चांसेस हैं कि ये 2620 या 2640 तक भी आ सकता है, तो एक उस पे मद्देनजर रख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट इस समय जो आएगा वो 2510 2520 के आसपास का आ रहा है। शुगर स्टॉक्स की जैसे आपने बात की तो आप ही के शो पे पहले भी मैंने शुगर स्टॉक्स को रिकमेंड किया था, द्वारकेश, धामपुर, बलरामपुर चीनी। अगर किसी को पोजिशनल बेट बाइंग करनी है तो दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं चार्ट पे। एक मावाना शुगर लग रहा है समवेयर अराउंड 87 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 80 का स्टॉप लॉस के बतौर आप बाइंग कर सकते हैं। लगभग 110 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक्स है वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, लगभग 94 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एनी डिप शुड बी यूज्ड फॉर बाइंग पर्पस समवेयर अराउंड 90-92 के आसपास में तो बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 80, लुक फॉर द टारगेट ऑफ 125। मिस्टर कुकरेजा, ये जो लिकर कंपनीज पे जो क्लैरिफिकेशन आई है, क्या आप मानते हैं कि ये जो जितने भी डार्क क्लाउड्स थे और जो अहम इशू था वो यही था कि कई जो शहर हैं जहां पर खासकर टूरिज्म भी है पॉपुलर, छोटे शहर भी हो सकते हैं, वहां पर भी ये जो बैन था इसका जो एक ओवरहैंग था, क्या आप मानते हैं कि वो छटने से ये वापस एक रीरेट हो सकता है? देखिए, एक बार जरूर जो ऑफ रडार हो गए थे ये स्टॉक फॉर रैली ऑफ दीज न्यूज, तो आई एम श्योर कि वैल्यूएशन वाइज कुछ कॉर्नर्स हैं जो अट्रैक्टिव हो चले हैं और वहां पे आपको एक बार जरूर रुझान अच्छा देखने को मिलेगा और प्रोबेबली बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। सो ऑब्वियसली इफ यू हैव टू पिक वन देन यू हैव टू गो विद द लार्जर वन। सो आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स इज समथिंग व्हिच कैन स्टिल सी सम मोर बाइंग अहेड। इस बीच एक बार डीमार्ट को देखते हैं। डीमार्ट देखिए 1.5% ऊपर 1000 के पार है और जिस तरह का अपमूव इस काउंटर का रहा है, इनफैक्ट मार्केट कैप के लिहाज से भी कल इन्होंने और एक नया रिकॉर्ड बनाया था, 60,000 करोड़ के पार इनकी मार्केट कैप थी। डीमार्ट अब 63,000 करोड़ है इनफैक्ट एज वी स्पीक। हरी, डीमार्ट 1000 के पार, क्या करना चाहिए? मुझे याद है लगभग 3 महीने पहले जब लिस्ट हुआ था, आई थिंक 700-680 के आसपास मैंने कहा था कि ये एक 4 फिगर स्टॉक है और मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जो प्राइस है ये स्टॉक अभी ग्रेजुअली एक परफॉर्मर बन जाएगा। बिकॉज आई थिंक जो पोस्ट आईपीओ एक वैल्यू एक्सप्लोजन था वो लगभग हो चुका है और आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो है, तो शायद आपको हर साल 18-20% मिल सकता है, पर आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस था वो शायद खत्म हो चुका है स्टॉक में। जी, इस बीच एक बार मार्केट की ब्रेथ देख लेते हैं, बिकॉज अगर आप इंडेक्स को देखेंगे ना तो वो शुरू जिस तरह से हुआ था वहाँ से सॉफ्ट हो गया है, हल्का हो गया है और इनफैक्ट सारे ही इंडाइसेस को अगर आप देखें तो रुझान यही देखने को मिल रहा है। तो ये 10-12 अंकों की मजबूती बची तो है निफ्टी पर, लेकिन जो लूजर्स हैं उसकी लिस्ट को अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी, जी एंटरटेनमेंट, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट, HUL, SBI, HDFC बैंक, कई स्टॉक्स हैं जो कि वीक हैं इस समय या फिर एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस पर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वैसे भी ये ट्रंकेटेड वीक है तो आज वीकली सेटलमेंट भी होनी है। तो मिस्टर चतुर्मोता, जो सेकेंड हाफ है उसमें क्या हम इंट्राडे बेसिस पर थोड़ी बहुत वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि बाजार जो है वो थोड़ा साइडवेज ही नजर आता है और बड़ी गिरावट के संकेत अभी नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि काफी स्टॉक्स है जहां पर पे बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पे NBFC स्पेस और प्राइवेट सेक्टर और बैंक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली। तो मुझे लगता है बाजार हो सकता है साइडवेज रहे, 9820 से 9870 की जो जोन है मुझे लगता है इसके बीच ही बाजार ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, बट बड़ी गिरावट के संकेत अभी नजर नहीं आ रहे। मिस्टर कुकरेजा, फार्मा सेक्टर पर आपकी क्या राय है? कोई वहां पे आपके जो टॉप पिक्स हो?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये एक सेक्टर है, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही मिहिर के साथ डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे अब थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि इस जो सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा हेडरूम है, सो फार्मा डेफिनेटली उसमें से एक सेगमेंट है। एंड अगर आप मैनेजमेंट को सुनना शुरू करें तो काफी ऐसी फार्मा कंपनी है जो अगले साल की शुरुआत से काफी तकलीफों को खत्म होते हुए देख रही हैं, और काफी नए प्रोडक्ट्स भी जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं वो सामने आएंगे। सो वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड रिकमेंडिंग दिस सेक्टर एंड बाइंग इनटू दिस सेक्टर। हमने अभी स्ट्राइड्स स्टार करके जो स्टॉक है उसको रिकमेंड किया है, और आई बिलीव कि थोड़े और अगर डाउनसाइड मिले तो सन फार्मा भी इन लेवल्स पे बहुत लिमिटेड डाउनसाइड के साथ एक अच्छी ऑप्शन बन सकता है। थोड़ा आपका पेशेंस चेक टिल प्रोबब्ली मिड नेक्स्ट ईयर। इस बीच हमने अभी डीमार्ट की बात की थी। प्योरली अगर आप मार्केट कैप बेसिस पर देखें, क्योंकि 63,000 करोड़ के पार इस समय इसकी मार्केट कैप है, अगर हम एक तुलना करें तो मार्केट कैप के लिहाज से ना विवेक के कई जो बाकी पोस्टर बॉयज हैं उससे आगे निकल गया है। इस समय आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर को या फिर इवन डाबर, ये ऐसी कंपनीज हैं, फॉर दैट मैटर इवन हिंडाल्को जो कि इतना आउट परफॉर्म कर रहा है, इन सबसे आगे इस समय इसकी मार्केट कैप है। तो अब देखना होगा कि अगले 6 महीने में अगर कभी इंडेक्स का रीजिक होता है तो उसमें डू दे गेट एन एंट्री और नॉट। लेकिन हाँ, ये अपने आप में काफी आउट परफॉर्मेंस तो है। इनफैक्ट ऐसा ही और एक पॉकेट भी है, वो है फ्यूचर ग्रुप का। अरे उसमें भी हमने बहुत अच्छा रुझान देखा है, लेकिन उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर? आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट रिलायबल, लेकिन ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप हो चुका है। आपका व्यू क्या है इन स्टॉक्स पर? नहीं, आप कोई भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक लोगे तो आई थिंक पिछले कुछ महीनों में आउट से रनअप काफी एग्रेसिव रहा है। पर मेरा मानना है कि जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, अब भी फ्यूचर ग्रुप के ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बहुत ही इनएफिशिएंट है। आई थिंक अब भी देयर हैविंग टू मेनी ऑफ अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स। तो मैं मानता हूं कि जो रनअप देखे हैं शायद इट्स प्रोबेबली ओवर एस्टिमेटेड द पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रुप, और आई वुड बी अ लिटिल कॉशियस बाइंग एट दीज लेवल्स। मिस्टर कुकरेजा, रियल एस्टेट सेक्टर, क्या आप उसको फिर से देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि वर्स्ट इज ओवर आउट देयर? The question, sorry. Real estate sector, do you believe the worst is over there, and are you going to relook at it? देखिए, ऐसा कहना तो मुश्किल है कि वर्स्ट इज ओवर, क्योंकि डायनामिक्स बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुए हैं पिछले कुछ महीनों में इन टर्म्स ऑफ जीएसटी एंड रेरा बिकमिंग अ रियलिटी इन मोस्ट ऑफ द बिगर मार्केट्स। तो उस हिसाब से अगर देखना चाहे तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्ट्रांग हैंड्स हैं, वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और उसका फायदा उनको मिलेगा। और आज कल में कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि बॉम्बे मार्केट जो है उसने पिछले कई महीनों में पहली बार अपटिक दिखाया है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री के लेवल्स हैं या फिर जो नए लॉन्चेस के हिसाब से जो आगे काम बन रहा है। लेकिन अभी भी आई फील कि थोड़ा टाइम लगेगा बिफोर थिंग्स कैन बिकम मोर क्लियर। तो चोजन फ्यू प्लेयर्स, एक जो लो टिकट साइज में जो बजट हाउसिंग में है वहां पर एक रुझान ठीक रहेगा, और जो बड़े प्लेयर्स हैं जो कंसोलिडेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो उस हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज हमेशा से किसी डाउन साइड पे एक अच्छा कंटेंडर लगता है, क्योंकि आने वाले लॉन्चेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं बॉम्बे मार्केट में, और वही मार्केट रिकवर कर रही है। और लो टिकट साइज में आशियाना हाउसिंग, बट आई थिंक ये बोथ द स्टॉक्स डाउन साइड क्या, अगर मैं 9600 की मार्केट देखता हूं तो ही मैं इस सेक्टर पे वापस कॉल लूंगा। इस बीच एक बार रिलायंस को देख लेते हैं। आज रिलायंस का जो नया 4G फोन जो उन्होंने एजीएम में अनाउंस किया था, उसकी बुकिंग आज से ओपन हो रही है, और ये इनफैक्ट अब उम्मीद तो बनी हुई है कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन इसके पीछे पीछे भारती भी अपना जो 4G फ़ोन है वो लॉन्च करने वाला है जल्द ही। तो रिलायंस 1584 के आसपास इस समय ठीक ठाक इसने रुझान देखा है, कंसोलिडेट हुआ भी है 1550 से 1580 की रेंज में। ब्रिजेश, इसे आप ब्रेकआउट देता देख रहे हैं क्या 1600 के ऊपर? 1590 1592 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो 1600 तो नहीं 1620 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि ये दोबारा रीटेस्ट भी कर जाए अपना प्रीवियस स्विंग हाई
1665 का। मैं वेट करूंगा 1592 के ऊपर ट्रेड होने का, और अगर और उस टाइम जो स्टॉप लॉस बतौर रहेगा वो 1560 के आसपास का रहेगा। एंड आई लुक फॉर द टारगेट ऑफ 1625 फॉलोड बाय 1665। एक बार फिर से लेकर स्टॉक्स को देखते हैं। इसमें कुछ एक स्टॉक्स है जिसमें आउट परफॉर्मेंस और बढ़ा है और ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। जैसे पिंक एंड स्पिरिट्स को देखिए, यूएसएल तो 5% ऊपर चला गया। पिंक एंड स्पिरिट्स जो है वो इस समय 6-6.25% ऊपर है। और कुछ काउंटर्स को देखते हैं जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड ब्रूअरीज है 1% ऊपर, लेकिन जीएम ब्रूअरीज अब 8% ऊपर है। और रैडिको खेतान ये भी करीब 5-5.25% ऊपर चला गया है। ये अगर 8 से 10 महीने का व्यू हो मिस्टर कुकरेजा, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर क्या 3000 के पार के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं क्या? देखिए 8 से 10 महीने के व्यू में थोड़ा सा एक स्ट्रेच्ड लेवल लगता है, क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो फॉर द स्टॉक। बट आई थिंक डेफिनेटली इस न्यूज के चल के अब डाउनसाइड बहुत लिमिटेड हो गई है। अगर आप ईयर एंड तक के टारगेट ले तो मुझे लगता है 2850 2900 तक के टारगेट आप जरूर ले सकते हैं। मिस्टर कुकरेजा, फ्यूचर ग्रुप पे जैसे मिहिर ने पूछा, हरी से आपकी भी राय लें। 15 से 20% इस ग्रुप के कंपनीज के शेयर्स बढ़े हैं पिछले 2-3 दिन में। समथिंग ब्रूइंग देयर, क्या कारण है? देखिए, नॉट दैट आई ट्रैक दिस सेक्टर वेरी अग्रेसिवली, बट देन जरूर इस पूरे सेगमेंट को लेके अब रुझान अच्छा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनका इस पूरे आफ्टर द सक्सेस ऑफ डीमार्ट एंड ऑल्सो द वे द मॉडल्स आर इवॉल्विंग एंड फ्यूचर ग्रुप सीम्स टू बी वर्किंग ऑन इट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बनकर उभर रहा है। सो बट लाइक आई सेड, आई डोंट ट्रैक इट एग्रेसिवली, सो आई कांट कमेंट ऑन द वैल्यूएशंस एंड द टारगेट्स। बिल्कुल। खैर ये बात सही है विवेक की, थोड़ा इंटरेस्टिंग है मूव जिस तरह का देखने को मिला है। कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पर। एक बार लॉजिस्टिक्स को देख लेते हैं। रिजल्ट्स के बाद हमने देखा गति ने बहुत अच्छा मूव दिया था। आज देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। आज कुछ खास नहीं हो रहा है, ये हल्का सा नेगेटिव है। और जो बाकी स्टॉक्स हैं उसमें भी बारिंग कॉनकॉर जो कि कल भी अच्छा मूव दे रहा था, बाकी सारे ही स्टॉक्स थोड़े बहुत साइडवेज ही हैं इस समय। हरी, गति पर आपने पोस्ट रिजल्ट कोई व्यू लिया है क्या? एक्चुअली हम एक्चुअली गति काफी ऊपर लेवल से पॉजिटिव्स थे, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ सम प्रमोटर स्टेक रिलेटेड इश्यूज एंड रिजल्ट प्रॉब्लम ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट वी हैव बीन रिकमेंडिंग आवर क्लाइंट्स टू स्टार्ट एवरेजिंग द स्टॉक एट दीज प्राइसेस, क्योंकि हमारा मानना है कि एक तो इनका जो प्रॉफिट्स है वो बहुत अट्रैक्टिव आया, और दूसरी बात जो प्रमोटर्स के स्टेक का एक इश्यू था, आई थिंक दैट इज ऑल्सो मोर और लेस रिजॉल्व। तो वी सी गति एज अ वेरी गुड प्ले ऑन द लॉजिस्टिक स्पेस पोस्ट जीएसटी। बिल्कुल। चलिए इस बीच देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को और इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो आज निफ्टी पर जो भी रुझान देखने को मिल रहा है, इसमें इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। जो 14 अंकों की तेजी हम निफ्टी पर देख रहे हैं, इसमें इन्फोसिस अकेला करीब 8 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये देखिए 900 के ऊपर है कंसिस्टेंटली, अभी भी 0.25% ऊपर है। और काउंटर्स जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, आईटीसी है, एलएनटी है, सन फार्मा है। लेकिन इन सब का कंट्रीब्यूशन वही 1-2 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इन्फोसिस की तरफ से है। नुकसान वाले स्टॉक्स जो कि निफ्टी को थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं हायर लेवल से, इसमें मारुति है, एचडीएफसी लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एचयूएल, एसबीआई, ये कुछ काउंटर्स हैं। मिस्टर कुकरेजा, ये जो एचयूएल है ना, ये इस पर भले ही ज़्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन ये स्टॉक बड़ा क्वाइटली, आप देखिए किस तरह से ऑलमोस्ट रीरेट हुआ है 700-800 के लेवल से लेकर अभी तक का मूव अगर आप देखें इसका, इस पर अपसाइड अभी दिख रही है क्या आपको? देखिए जरूर अभी जिस तरीके से अर्निंग्स को अगर मैं एक पर्सपेक्टिव मानूं, क्योंकि अब यहाँ जो भी चर्न हो रहा है मार्केट में वो केवल और केवल अर्निंग्स के हिसाब से मुनाफा वसूली या नए स्टॉक्स में एंट्री हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड मैं अभी नहीं देखता। मुझे लगता है थोड़ा मार्जिन प्रेशर, दो वॉल्यूम्स आर गोइंग टू टेक अप, बट मार्जिन प्रेशर कंसिडरेबल रहेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में।
उसके बदले आईटीसी फॉर वेरियस रीजंस आई थिंक अगर आप एक तरह से पेयर की बात करें तो मुझे लगता है आईटीसी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है गोइंग अहेड, क्योंकि फायदा तो जरूर मिलेगा इन फार्मा कंपनीज को ये पूरे जीएसटी के फैक्टर के बाद, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सॉरी एफएमसीजी कंपनीज को। लेकिन अगर मुझे पिक करना है तो मैं आईटीसी को ही पिक करूंगा। चलिए हरी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ अब विश्वेश चौहान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विश्वेश, हाय, मॉर्निंग टू यू। क्या कर रहे हैं आप मार्केट में इस समय? Good morning. I think market has given a very good data at least yesterday, क्योंकि जिस हिसाब से 9800 के पुट में बिल्टअप हुआ है और 9900 के पुट में इन द मनी बिल्टअप हुआ है और 9800 के कॉल में अनवाइंडिंग हुआ है, मेरा ऐसा मानना है आई थिंक वी हैव अगेन एंटर्ड इनटू 98-10,000 जोन एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ निफ्टी गोज टुवर्ड्स 9980 मार्क। सो आज के दिन में अगर कोई पुल बैक आता है टुवर्ड्स 9840, 9800 ऑल्सो, आई वुड बी लाइक टू बाय। मेरे हिसाब से लॉन्ग वीकेंड है तो बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे बाइंग करना, लेकिन आई थिंक दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मेरा ऐसा मानना है 24,500 कॉल में आज अच्छा बिल्टअप हुआ है, तो आई थिंक शायद एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 24,500 के नीचे रहे। एट द सेम टाइम 24,200 सीम्स लाइक गुड लेवल टू बाय फॉर द बैंक निफ्टी। इंडिविजुअल लेवल्स पे कहाँ बाय करेंगे आप विश्वेश? इंडिविजुअल लेवल की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से निफ्टी करंट लेवल में भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन आई वुड एक्सपेक्ट कि इंट्राडे में थोड़ा सा पुल बैक आया तो 9840 वुड बी दी निफ्टी फ्यूचर लेवल वेयर आई वुड लाइक टू बाय। और जहां तक बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात है 24,200 के आसपास आई विल बी मोर कंफर्टेबल बाइंग। नहीं, आई मेंट इंडिविजुअल स्टॉक्स। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है? आई थिंक 3-4 स्टॉक्स है। अगर बात करें तो डॉक्टर रेड्डी करंट लेवल पे मेरे को अच्छा लग रहा है। आई फील डॉक्टर रेड्डी समवेयर अराउंड 2020-2030 इज अ वेरी गुड लेवल टू अक्यूमुलेट विद स्टॉप बिलो 1990 यू कैन बाय। अपसाइड में मेरे ख्याल से 2100 के तक के टारगेट हो सकते हैं। सेकेंड स्टॉक विच लुक्स गुड इज द पेट्रोनेट around 233 with a stop below 228 you can buy। 240-245 तक के टारगेट हो सकते हैं। और ऑरो फार्मा आई बीन मेंशनिंग फॉर सम टाइम। अदानी पावर मुझे अच्छा लग रहा है करंट लेवल पे with a stop loss below 2750 you can buy। target could be of 30 rupees or 31 rupees on the higher side। बिल्कुल। लिए मिस्टर कुकरेजा, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मिस्टर चतुर्मोता, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। तो रेलवे से जुड़े जो भी स्टॉक्स हैं उन सब में आज हम देख रहे हैं कि बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अगर आप देखें, इस पर भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। शिपिंग कॉरपोरेशन पर कल शाम को ये बस था भी कि शायद जो सारे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हैं उन सबको मर्ज करके एक मंत्रालय बनाया जा सकता है। तो खैर अब ये खबर अभी तो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का बस था, तो आज इन पर रुझान है। साथ ही कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी बाइंग है, इसमें आप देखिए MRPL है, चेन्नई पेट्रो है, IOC है, इनमें बाइंग देखने को मिल रही है। और साथ ही सेलान एक्सप्लोरेशन, अबान, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर बाइंग है। हमारे साथ अब धर्मेश कांत भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेश, आपने क्या सलाह दी है इस समय क्लाइंट्स को? क्या कह रहे हैं आप, मार्केट में क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, जहाँ तक मार्केट का सवाल है तो मुझे लगता है कि आने वाला 1-2 महीना अभी मार्केट रिच बाउंड रहेगा। मतलब लोअर साइड में 95-9600 ऑन द निफ्टी एंड अपर साइड में 10,000-10,100 के बीच में ये ऑक्सीलेशन चलता रहेगा। अर्निंग सीजन जो Q1 का था FY18 का, वो खास इंकरेजिंग नहीं था। इनफैक्ट स्लिपेज दिखने को मिला बहुत सारे अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज में, और वहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान बन रहा था, वहाँ पर थोड़ी सी एक ब्रेक जरूर लगी है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेडर्स के लिए मार्केट मोर और लेस है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है, तो जो आपको ग्लोबल सिक्लिकल्स हैं और फाइनेंशियल्स हैं वहीं पर बने रहने की सलाह रहेगी। आई मीन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव अभी भी लग रहा है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट कंपनियाँ हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। मोर और लेस लैकलस्टर काइंड ऑफ अ मार्केट विल बी देयर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स।
ये पीएसयू बैंक का जो स्पेस है, जो हमने डेवलपमेंट्स कल सुनी है सरकार से, जो डिसीजंस लिए हैं सरकार ने कंसोलिडेशन की तरफ, क्या आपको लगता है कि उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? क्योंकि कल तो रिएक्शन अच्छा था लेकिन आज फिर म्यूटेड सा हो गया, क्योंकि वहाँ जो कंसर्न्स हैं वो दे आर मच डीपर, और ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। तो क्या आप मानते हैं कि वो जो कल जो रिएक्शन था वाज जस्ट मोर आउट ऑफ सेंटिमेंट देन एनीथिंग एल्स? हाँ, डेफिनेटली वो तो एक मतलब न्यूज़ का रिएक्शन हमेशा मिलता है आपको, और वही कल देखने को मिला। और जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, 2-3 साल लगेंगे ये पूरे मर्जर्स को होने में, और बहुत सारे इश्यूज साथ में उभर के सामने आएंगे। एम्प्लॉय का एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। ऑपरेटिंग पर्सपेक्टिव से पीएसयू बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलेगा, कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेंगे, ये सब तो सही है। बट एट द सेम टाइम जो एनपीए का प्रॉब्लम है वो मर्जर से सॉल्व नहीं होने वाला है। एनपीए इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। जब तक इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं आता, उनके कैश फ्लोज नहीं जनरेट होते हैं, तब तक तो ये मुझे नहीं लगता ये इशू इतना आसानी से रिजॉल्व होने वाला है। अगर आप स्लम सेल करके भी किसी कंपनी को बेचते हो तो उसका फिर डिमांड आना चाहिए, जो बंदा खरीदेगा उसको उस कंपनी को ऑपरेशनल बना सके, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेच सके। तो ये जो टीथिंग इशूज़ हैं ये तो एग्जिस्ट करेंगे। सिर्फ कंसोलिडेशन से एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान होगा मुझे नहीं लगता। और अभी जो सॉफ्टवेयर जिस तरीके से कोर बैंकिंग सोल्यूशन, तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है वो जो रूल्स हैं आरबीआई के गाइडलाइंस है उसको एडहियर कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती थी, लोग ब्रांच मैनेजर्स कभी थोड़ा सा इधर से लिवरेज दे देते थे क्लाइंट्स को, तो वो सब तो नहीं रहा। बट पीएसयू बैंक्स ये साल भी मुझे लगता है कि ट्रेडिंग से आगे कुछ नहीं है। अभी ये पूरा साल आप इंतजार करें, पहले देखिए स्लिपेजेस, और जो फ्रेश स्लिपेजेस है वहाँ पर क्या कंट्रोल होता है, इकोनॉमिक रिवाइवल कैसी होती है, तब एक इन्वेस्टमेंट बेट ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई थिंक ट्रेडर्स कैन ट्रेड, बट इन्वेस्टर्स के लिए अवॉइड ही रहना चाहिए। चलिए, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो फिलहाल अवॉइड की ही सलाह है। विश्वेश, एक बार इन्फोसिस पर बताइए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? अभी भी इनफैक्ट एज वी स्पीक 10-1 मिनट पहले ही ऑलमोस्ट 3.25 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर। सी आई थिंक एक चीज आपको समझनी होगी कि जब इतना बड़ा शार्प फॉल आता है काफी शॉर्ट टाइम में विद अ हेवियर वॉल्यूम, सो एक वी शेप रिकवरी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, आई वुड शाई अवे फ्रॉम दैट फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद में बहुत शार्प मूवमेंट नहीं आता है। दैट इज इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन। सो मेरे हिसाब से मूव शुड बी कर्टेल टिल 940। सो वी वर रिकमेंडिंग टू अवर क्लाइंट्स फ्यू डेज बैक, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 65 के आसपास थी, शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रेटेजीज में, जिसमें हमने 900 के पुट बिकवा के 1000 का पुट कॉल भी बिकवाया था, तो दैट वाज अ स्ट्रैंगल। और यू कुड हैव फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ रेशियो स्प्रेड वे यू हैव बॉट 900 कॉल एंड 920 940 कॉल यू वुड हैव शोड। तो मेरा ऐसा मानना है करंट लेवल के आसपास नेकेड बाइंग इज नॉट रिकमेंडेड। अगर एट मोस्ट करना है तो आप 920 का कॉल लेके 940 का कॉल बेच सकते हैं। धर्मेश, डीमार्ट पर बातचीत चल रही थी आपके आने से पहले भी बाकी एक्सपर्ट्स के साथ, 1000 के पार हो गया है डीमार्ट। क्या आप मानते हैं कि इस लेवल पर भी आप इसको खरीदेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही फ्रेंजी हो गया है स्टॉक में, वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखा है। देखिए, ग्रोथ आएगी, अर्निंग्स आएगी, सब बात सही है, बट एट द सेम टाइम ये जो 1000 के ऊपर भी स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, आई थिंक वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। थोड़ा चलता है एक्सटेंडेड, हमेशा मार्केट में आप एग्जैगरेशन देखते हैं चाहे गिरने में या चलने में, तो वैसे ही डिमांड के साथ हो रहा है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू टेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द टेबल। इनफैक्ट अगर आपका 2 साल का भी होल्डिंग का नज़रिया है तो मुझे लगता है कि 2 साल के हिसाब से जो हम लोग के हिसाब से प्राइस टारगेट का वैल्यूएशन निकलता तो 800-820 का आता था, तो 1000 तो फिर भी 20% प्लस ट्रेड कर रहा। तो गुड प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड ऑन द टेबल। जिन्होंने पहले बाई किया होगा एटलीस्ट 50% तो प्रॉफिट बुक कर लें, और बैलेंस आप चाहे तो ये मोमेंटम राइड कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बार टाटा स्टील को देखते हैं। आज खबर आई है कि एसआर स्टील को खरीदने के लिए इन्होंने इच्छा जताई भी है, और अगर ये डील हो जाती है तो जो डोमेस्टिक प्राइवेट स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उसमें टाटा स्टील सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। विश्वेश, टाटा इनफैक्ट मेटल पे पूरे में भी हमने वाइब्रेंसी ठीक ठाक देखी है, लेकिन टाटा स्टील पर आपकी स्ट्रेटेजी इस समय क्या है विश्वेश?
See, I think Tata Steel is the lead counter when it comes to the metal, because आप देखेंगे तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है. बट मेरा ऐसा मानना है कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप यहाँ पे बाय करके ज़्यादा पैसे बना लोगे. सो आई थिंक इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर देन यू शुड वेट फॉर अ डिप टू बाय. बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर जो 3 to 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 575 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए. यू वुड एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 740 इन कमिंग डेज. बिल्कुल. चलिए, इस बीच एक जो कल खबर आई थी, और इनफैक्ट कल भी काफ़ी बस था, कल हमने वी बालाकृष्णन से खास बातचीत भी की थी इन्फोसिस के मुद्दे पर, तो उम्मीद यही थी कि अगले 48 घंटे में इस पर कोई अनाउंसमेंट आ भी सकता है. अब एक होता है रूमर और दूसरा होता है कंफर्मेशन ऑफ न्यूज़. अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है और वाकई नंदन नीलेकनी कम बैक करते हैं, तो इन दैट केस धर्मेश, क्या ये माना जाए दैट द वर्स्ट विल बी बिहाइंड इन्फोसिस, या फिर जिस तरह की सिचुएशन है उसमें मार्केट थोड़ा टाइम देना चाहेगा इन्फोसिस को और मिस्टर नीलेकनी को, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो ये भी है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग अ न्यू एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और अ न्यू MD एंड CEO, इट्स ऑल्सो अबाउट जो पूरा टॉप डेक है वो किस तरह से रिजेक्ट होता है. कल शाम को ये भी खबर आई थी कि 3-4 लोग जो मौजूदा बोर्ड है उसमें से इस्तीफा दे सकते हैं. देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं. एक तो आपका मैनेजमेंट का पॉइंट है कि जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं वो कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, और कितने वो केपेबल हैं उसको नेक्स्ट लेग ऑफ द जर्नी में ले जाने के लिए. सो ये एक इशू है जो कि शायद सेटल हो जाएगा इन्फोसिस में आने वाले 2-3 महीने में. अगर नंदन नीलेकनी साहब आते हैं, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था और वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, और बाकी जो मैनेजमेंट टीम अगर वहाँ पर रिजिक करके एक राइट पीपल, इनको हंगर है कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, उनको रिक्रूट करते हैं, तो ये इशू तो सेटल होगा. बट मुद्दा यहाँ पर उससे बड़ा ये है कि जो IT स्पेस है बिजनेस का, जो इन्फोसिस, TCS जिस तरीके से अभी कारोबार कर रहे हैं, और वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चरल चेंज आ गया. डिजिटाइजेशन में ये लोग थोड़े पीछे रह गए थे कंपेयर टू एसेंचर और US की जो अलग बड़ी कंपनियां हैं उनके मुकाबले में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़े पैमाने पर अभी US में ग्रिप कर रहा है. वहाँ पर भी इन दोनों कंपनियों में कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं रहा. अभी भी इनका रन ऑफ द मिल बिजनेस ही चल रहा है. BFSI सेगमेंट को लेके, इंजीनियरिंग को लेके चले, ऑटोमेशन या टेलीकॉम बिजनेस को लेके चले. सो वो जो लेग है वहाँ स्टैग्नेशन आ गया. अब नए वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रहे हैं इनको. इसके लिए आपको जिनका टॉप लाइन और ग्रोथ जो है वो आपको रिसीड होता हुआ नज़र आ रहा है. बहुत मुझे लाइकलीहुड है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में हो सकता है वो प्लेट्यू हो जाए, आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिले, और प्लस करेंसी का इम्पैक्ट आ रहा है. सो बिजनेस वाइज देयर आर टीथिंग इशूज़, उनको रिजॉल्व करने में 1-2 साल जरूर लगेगा. तो मुझे लगता है मार्केट उसके लिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से टाइम लेना चाहेगा. इतनी जल्दी तो मार्केट डिसाइड नहीं करेगा. बट या ट्रेडिंग स्पर्ट सिर्फ अनाउंसमेंट्स पे, अच्छे लोगों के आने के अनाउंसमेंट्स पे जरूर मिल सकता है इन्फोसिस में. तो 5-7% या 10% का टेबल मिल सकता है. बट अगर आप 2 साल के नतीजे से पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा स्कोप है अभी प्राइस एक्शन में, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, या बिजनेस स्ट्रक्चरल चेंज होने में. टाइम में लेट्स सी जो न्यू मैनेजमेंट आती है वो किस तरह से बिजनेस को आगे लेके जाते हैं. बिल्कुल. विश्वेश, कुछ और अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की, कुछ एक पॉकेट्स जहां पर हमने अच्छा मुंह देखा है, जैसे कि अब ADAG ग्रुप के स्टॉक्स में हमने रिलायंस कैपिटल पर ठीक ठाक रुझान देखा है, न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी रहा है वहाँ पर. हमने फ्यूचर ग्रुप में काफ़ी देखा हुआ है. खैर वहाँ पर तो डेरिवेटिव्स में तो ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, लेकिन इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने आइडेंटिफाई की हैं क्या जो मोमेंटम प्ले है उसमें? आई थिंक मोमेंटम प्ले में अगर कुछ करना चाहेंगे फिलहाल डेटा देख के, तो मेरे हिसाब से पेट्रोनेट इज गिविंग मी अ सिग्नल कि शायद आज के दिन में शायद वो हायर जा सकता है, बिकॉज कल का डेटा वाज प्रीटी मच इंडिकेटिंग अ मूव के लिए. सो आई थिंक इन अ वेरी शॉर्टर टर्म ट्रेड यहाँ बन सकता है. आप 228 के नीचे का स्टॉप रख के बाय कर सकते हैं. अपसाइड में 240 तक का टारगेट होगा. लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है 30-40 पॉइंट्स का निफ्टी के ऊपर. सो वो जो पुल बैक आया है, वो पुल बैक में अगर आप बाय करेंगे समवेयर अराउंड 9820, 9800, मेरे हिसाब से देन योर रिस्क लेवल वुड बी रिलेटिवली लेसर. तो यहाँ पे बाय आप एग्रेसिवली ना करें, थोड़ा सा वेट करें डिप का इंट्राडे के लिए, और शायद आने वाले दिनों में आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो सकता है. धर्मेश, अर्निंग्स का जो आपने विश्लेषण किया होगा, एनालिसिस किया होगा, तो क्या डिसीजन पर आए हैं आप? अभी और कितने और क्वार्टर लग सकते हैं रिवाइवल में?
देखिए ये तो 3-4 साल लग गए अर्निंग्स स्टैग्नेशन को देखते हुए। हमेशा कोई ना कोई कल्प्रिट रहा इस स्टैग्नेशन के लिए, चाहे वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस हो, ऑयल एंड गैस सेगमेंट हो, आईटी हो, फार्मा हो। इस क्वार्टर का जो नतीजा है इसमें सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, एक तो फार्मा स्पेस का था और दूसरा आईटी स्पेस का था। इनफैक्ट कंजम्पशन जो है वहाँ पर भी डिग्रोथ देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर के अगर कंपनीज की बात करें, विच वाज बहुत सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है। एक इम्पैक्ट जीएसटी का रहा था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज करना पड़ा था इनको, और दूसरा जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर में भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो होप था कि FY18 में आपको 20-22% का EPS ग्रोथ मिल जाएगा सेंसेक्स और निफ्टी में, वो मुश्किल नज़र आ रहा है। आई थिंक अगर 12-14% भी ग्रोथ अगर आ पाया निफ्टी EPS में अराउंड 480 के आसपास, तो वो भी एक अचीवमेंट रहेगा। एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स रहेंगे Q3 और Q4, वहाँ पर बहुत बड़ा बेस इम्पैक्ट मिलने वाला है। डीमोनेटाइजेशन जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसका मिलेगा, सो वहाँ पे एक एडवांटेज जरूर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा। मॉनसून्स एंड पॉलिसीज़ तो इन प्लेस हैं ही, काफ़ी अच्छे रहे हैं इस बार, बट स्टिल मतलब अगर आप नेट में अगर समअप करना के लिए कहेंगे तो मुझे लगता है कि ये साल भी अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा लैकलस्टर ही रहने वाला है। बहुत डिफिकल्ट है 12-14% अचीव करना, जबकि मार्केट अभी भी आपको 20 से ऊपर के फॉरवर्ड अर्निंग्स के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो वो एक डिस्कनेक्ट है, इसलिए मैंने कहा कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन साइडवेज रहेगा और जिटरीनेस बनी रहेगी। बिल्कुल। इस बीच शुगर स्टॉक्स का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर रहा है। इसमें विश्वेश, बजाज हिंदुस्तान पर आपकी सलाह क्या है? आई थिंक अगर पर्टिकुलरली शुगर स्टॉक्स की बात करें तो बजाज हिंदुस्तान मेरे हिसाब से काफ़ी फेवरेट स्टॉक नहीं रहता है हमारा, बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज सारे स्टॉक चल गए और ये स्टॉक अभी तक नहीं चल पाया था। आई थिंक अगर शुगर में कुछ कंसिडर करना है एंड वी ट्रैक मोर क्लोजली F&O रिलेटेड स्टॉक, तो मुझे करंट लेवल पे बलरामपुर चीनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड दिख रहा है। मेरे हिसाब से आज का जो गैप अप हुआ है और गैप अगर सस्टेन करता है तो 165-80 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 176 के टारगेट हो सकते हैं ना वेरी शॉर्ट टर्म इन बलरामपुर चीनी। आई थिंक बजाज हिंदुस्तान ये करंट लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे आज एक चीज़ और भी होगी विवेक कि अब एक तो हफ्ता छोटा है, आज मार्केट बंद हो जाएगा, फिर सीधा खुलेगा सोमवार को। इसके बीच में इन्फोसिस में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज कल भी शाम को जो खबरें आई थी से अगर आप देखें तो एक तो ये था कि 3-4 जन एग्जिट कर सकते हैं बोर्ड से। अच्छा, वो 3-4 जन अगर एग्जिट करेंगे तो जो कल मिस्टर बाला ने हमसे बातचीत में कहा था कि कुछ जो पुराने मेंबर्स हैं दे आर विलिंग टू कम बैक, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उनमें से हो सकता है कुछ एक का कम बैक देखने को मिले। एंड साथ ही मिस्टर नीलकेनी की भी अनाउंसमेंट अगर आ जाती है ओवर द वीकेंड तो सडनली फिर जो सोमवार की सुबह होगी वो इन्फोसिस के लिए वाकई एक नई सुबह होगी। एंड प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट सम एक्शन ऑन इन्फोसिस। नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक जो जिस तरह से तेजी से वहां पे चल रहे हैं डेवलपमेंट्स में, तो इट्स क्वाइट लाइकली कि जो 3 दिन की जो वैसे वीकेंड कहेंगे लेकिन वीकेंड नहीं होने वाला, काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अपने आप ही हो रही हैं। सुनते आ रहे हैं कि थिंग्स आर मूविंग फास्ट आउट देयर, तो ऐसा लग रहा है कि मंडे क्या कहता है? आई मीन यू हैव बीन टू इन्फोसिस, आई हैव बीन टू इन्फोसिस, वी हैव बीन स्पीकिंग टू देम। क्या कहता है आपका तजुर्बा? रुझान तो ऐसे ही लग रहा है मिहिर के जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, क्योंकि जिस तरह से जो आपके बड़े शेयर होल्डर्स हैं डिस्पर्स्ड हैं, कोई एक क्लियर नहीं है, बट उन्होंने जब आपको संकेत दे दिया कि हम चाहते हैं कि मिस्टर नीलकनी वापस आए, तो इट्स ऑल्सो टू से कि हमको आप में कॉन्फिडेंस अब नहीं है बोर्ड में। और इसके बाद जब आपके जो की शेयर होल्डर्स हैं वो आपको कह दें कि हम नहीं मानते हैं, ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये प्रमोटर फाउंडर्स नहीं है, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अगर ये कह रही हैं कि हम नहीं चाहते कि आप लीड करें, हम मिस्टर नीलकनी को चाहते, तो आपके पास क्या सोल्यूशन रहा? आपको रिजाइन करना ही पड़े। दूसरी तो मैटर ऑफ टाइम है जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि इस बार जो एक्टिविज्म देखने को मिला है, आप देखिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी, आई मीन नवनीत मनोज, सुनील सिंघानिया, इन सारे ही लोगों ने लिखा हुआ है अपने अपने फंड्स के बिहाफ। नीलेश शाह ने लिखा हुआ है। LIC आज मीटिंग कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, बिकॉज उनके पास भी 7% स्टेक है, दे हैव टू वरी अबाउट इट। तो ये सारी चीजें फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे बात की को चेयरमैन रवि वेंकटेशन के साथ, तो काफी डेवलपमेंट्स वहां हो रही है। मुझे लगता है नहीं ये बोर्ड विल सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग। और कोई मिस्टर नीलकनी का जिस तरह से ये बातचीत बनी है, स्टेज सेट हुआ है आने का, तो इट लुक्स वेरी लाइकली दैट ही विल कम बैक एंड दिस मैनेजमेंट विल गो।
चलिए देखते हैं। आज फिलहाल अभी तो सुपर शेयर का वक्त हो रहा है, लेकिन इस पर हमारी पूरे दिन बातचीत आज होती रहेगी। आज का सुपर शेयर देख लेते हैं एक बार। तो सुमित, फोकस भले ही इन्फोसिस पर हो, लेकिन आपका कहीं और ही होगा सुपर शेयर में, बताइए क्या है? मेहर, मैं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने चुना है। कंपनी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ कुछ दिन पहले मौजूद था। कंपनी पे आज एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फिलिप कैपिटल की, और एक एग्जॉर्बिटेंट टारगेट दिए उन्होंने। 280 रुपये के आसपास शेयर है। उनको लगता है कि 400 रुपये के भी ऊपर जा सकता है। 420 तक की चाल उनको उनके हिसाब से इस शेयर में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। दो बात उन्होंने क्लियरली रखी है, इसकी वजह से इसके ऊपर फोकस किया गया। पहले तो उनका ऑर्डर बुक जो है अहलूवालिया का, उसमें 60% से ज़्यादा ऑर्डर फिलहाल सरकारी हैं और बाकी निजी क्षेत्र के हैं। एनबीसीसी के जितने रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, उनका जो टियर 2 का काम है वो अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। तो हमारे साथ जब मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी बात की थी कि एनबीसीसी के जैसे जैसे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे कंपनी के भी ऑर्डर इनफ्लो में सुधार आ रहा है। 4000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है, जिससे विजिबिलिटी एटलीस्ट अगले 2 से 3 सालों की साफ होते हुए दिखाई पड़ रही है। कंपनी FY19 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त होगी। अभी नेग्लिजिबल डेट है, लेकिन वो पूरी तरह से FY19 के अंत तक आते आते डेट फ्री हो जाएगी। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने जो मेंटेन किया था, नंबर्स में जैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है, वैसे वैसे वो भी सुधरता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एक चीज और भी है कि अगर आप इस क्वार्टर का नंबर देखें तो करीब 30% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो पहली चीज तो कंपनी के साथ जो प्राइवेट क्षेत्र की ऑर्डर है, जिसमें हॉस्पिटल और होटल्स और मॉल्स के डेवलपमेंट है, वो काम में इंप्रूवमेंट आएगा। और दूसरा, आने वाले समय में एक अच्छी वैल्यू इसमें और अनलॉक होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसी ट्रिगर के आधार पर फिलिप कैपिटल की खरीदारी की राय 420 रुपए का टारगेट। बिल्कुल, चलिए तो नजर रखिएगा आप भी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर। फिलिप कैपिटल की खरीदारी की सलाह है यहाँ पर। विश्वेश, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। धर्मेश, आपका भी शुक्रिया।